बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से। सबसे पहले बेटा डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसी से रिलेटेड ये सारी की सारी डेफिनेशंस हैं और ऑब्जेक्टिवली ये इंपॉर्टेंट भी हैं। और आने वाले वक्त में अगर आप एफएससी में प्री इंजीनियरिंग में जाते हैं या प्री इंजीनियरिंग डिसाइड करते हैं या उसके बाद फिर बीएससी में और हायर क्लासेस में भी इनको जो है इनका रोल है ये यूज़ होंगे जब तक आप ये मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होगा आपके लिए, यानी जो बेसिक्स हैं मैट्रिसेस की उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये सारी की सारी डेफिनेशंस बहुत ईजी हैं। ये आप अगर ध्यान से ये वीडियो पूरी की पूरी कंप्लीट देखेंगे तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। शुरू करते हैं अभी कि सबसे पहली डेफिनेशन उन्होंने कहा है कि रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जैसे कि प्रीवियस हमने लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि मैट्रिक्स हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। जब हम एक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो उसको मैट्रिसेस पढ़ते हैं। ठीक है, रो का मतलब होता है कितार। ठीक है, ये भी हम पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने रोज और कॉलम्स के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने रो की बात की थी जब, तो ये बात हुई थी कि रो का मतलब होता है कि कितार। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स जो है वो पूरे का पूरा रो मैट्रिक्स कहलाएगा इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर इसमें सिर्फ एक रो होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो बात होगी इस पूरी डेफिनेशन में वो ये वाली लाइन होगी जो कि मैंने अंडरलाइन कर दी है। ठीक है, अब इसको कहता है ईजी। फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स M इज इक्वल टू 2, -1 एंड 7 इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। इसका ऑर्डर जो है ये 1/3 है। इट मींस इसमें M रोज हैं। ये जो 1 है ये डिनोट करता है किसको? रोज को। और ये जो सेकंड वाला 3 नंबर है ये कॉलम्स को शो करता है। जैसे कि ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे ये लेक्चर नंबर 1 में कि M जो है वो रोज को शो करता है और N जो है वो ऑर्डर में कॉलम्स को शो करता है। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम जब राइट करते हैं तो M/N से उसको डिनोट करते हैं। यहां पे मैं दोबारा राइट कर देता हूं M/N, यानी M/N जो है ये किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। इसको फार्मूला कह लें। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हमें दिया गया इसका ऑर्डर 1/3। तो जो भी हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा उसमें M जो है वो हमेशा 1 होगा। यानी अगर हम यहां पे राइट करें M इज इक्वल टू 1 तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हर एक रो मैट्रिक्स में M जो है वो इक्वल 1 के होगा। ठीक है क्या बेटा? अच्छा एक और एग्जांपल यहां पे हमें दे रहे हैं वो M इज इक्वल टू 1 एंड -1 इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। इसका जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है लेकिन M दोबारा अगर हम देखें तो M अगेन जो है 1 के इक्वल है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है इससे भी शॉर्ट वो ये है कि M इक्वल 1 हो अगर किसी भी मैट्रिक्स में तो वो रो मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया बेटा? मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी है कॉलम मैट्रिक्स की। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब? जैसे ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम जो है वो 1 होगा दैट मैट्रिक्स विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी है कि M इक्वल है 1 एंड 0 के और N जो है वो इक्वल है 2, 0 एंड 1 के आर कॉलम मैट्रिसेस। ये दोनों के दोनों जो है ये जो M है और ये N जो है ये कॉलम मैट्रिसेस हैं बिकॉज इनमें जो ऑर्डर है M/N है, इसमें जो हमारे पास N की वैल्यू है वो इक्वल किसके है? 1 के। सो हम कह सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स में इसकी जो पहचान है, जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि N इक्वल 1 होगा। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में N जो है यानी किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में N 1 के इक्वल होगा तो वो वाला मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये भी बहुत इजी सी एक डेफिनेशन थी ये। उसके बाद नेक्स्ट देखें, 3rd नंबर पे हमारी डेफिनेशन जो दी गई है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगल से जो है वो हमें एक बात थोड़ी सी अगर आप जहन पे थोड़ा सा रिवाइज करें जहन में कि रेक्टेंगल इस तरह की शेप होती है। ठीक है, जिसमें जो फेसिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ्स में। ठीक है, यानी फेसिंग साइड्स जो है उनकी लेंथ इक्वल होती है, लेकिन ये इक्वल नहीं होती चारों की चारों, वो स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन को भी देखें रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है और स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, ये छोटी क्लासेस में आपने बहुत बेसिक 1, 2 में भी ये पढ़ी होंगी कि स्क्वायर किसे कहते हैं और
रेक्टेंगल किसे कहते हैं। तो रेक्टेंगल जो है ये एक ऐसी शेप होती है कि जिसमें जो फेसिंग साइड्स होती है, फेसिंग का मतलब बेटे कि ये एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये एक दूसरे के आमने सामने, इसलिए मैं इसको फेसिंग साइड्स कह रहा हूं। ये लेंथ में इक्वल होती हैं, ठीक है, लेकिन चारों की चारों इक्वल नहीं होती। इसी कॉन्सेप्ट को ज़हन में रख के आपने डेफिनेशन को देखना है कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही इसकी ये सारी की सारी डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी रखी हुई है कि अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। एक मैट्रिक्स कोई भी M जो है कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे वो M की बात कर रहा है, आप कोई भी लिख सकते हैं, A B C D या कुछ भी A to Z, कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपने M को याद रखना है। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। एक मैट्रिक्स जो होगा M वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ M कॉलम्स, ठीक है। यानी अगर उसमें वो जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हुए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहां पे एग्जांपल्स हमें दिए हैं, ये A मैट्रिक्स, ये B मैट्रिक्स, ये C मैट्रिक्स और ये D मैट्रिक्स, ये सारे के सारे क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में राइट करें, जैसे मैंने आपको पहले रो और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बताया, तो रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स है उसके लिए हम याद रख सकते हैं मेरा बेटा कि M इज नॉट इक्वल टू, यहां लिखे थे M इज नॉट इक्वल टू N। ये एक शॉर्ट साइज का फॉर्मूला कह लें या इसकी पहचान कह लें कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें M जो है वो N के इक्वल नहीं होगा। M और N के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, मैं दोबारा बता देता हूं कि M रोज होती हैं और N कॉलम्स होते हैं। तो इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल देन दैट मैट्रिक्स विल बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हैं, नीचे वही उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आर ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस द ऑर्डर ऑफ A इज 3/2, द ऑर्डर ऑफ B इज 2/3, द ऑर्डर ऑफ C इज 1/3 एंड ऑर्डर ऑफ D इज 3/1, व्हिच इंडिकेट्स दैट इन ईच मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी वही बात जो मैंने आपको शॉर्टली यहाँ बता दी कि M इज नॉट इक्वल टू N, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम पढ़ने लगे हैं ये भी बहुत एक आसान डेफिनेशन है जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से मिलती जुलती, थोड़ा सा फर्क है इसमें। वो क्या है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में, ठीक हो गया। ये इस तरह की शेप को स्क्वायर कहते हैं। ये मैं साइड इसलिए ये वाले निशान यूज कर रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि जितनी लेंथ ये वाली है उतनी ही लेंथ ये राइट, उतनी ही बॉटम वाली, उतनी लेफ्ट वाली है, ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा कब, इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हुए देन दैट मैट्रिक्स विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हम इसको शॉर्टली अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि इफ M इज इक्वल टू N, M इज इक्वल टू N इन अ मैट्रिक्स देन दैट मैट्रिक्स विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये शॉर्टली हम ये वाली डेफिनेशन इसको एक लाइन या आप कह लें कि बहुत शॉर्टली इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिवली भी आप इसको याद रखिएगा मेरा बेटा। ये एग्जांपल दे रहा है कि ये A हमारे पास मैट्रिक्स, ये B है और इसके बाद ये C मैट्रिक्स है। कहता है कि स्क्वायर मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2, 3/3, 1/1 रिस्पेक्टिवली। तो इन सब में क्योंकि M और N इक्वल है दैट्स वाई ये सारे के सारे क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे ये। नेक्स्ट जो बेटा मैट्रिक्स है हमारे पास वो है नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नल और जीरो ये जैसे नाम से ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जो जीरो हो, यानी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो। तो यही इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। अगर सारी की सारी एंट्रीज एक मैट्रिक्स की जीरो होंगी देन दैट मैट्रिक्स विल बी नल और जीरो मैट्रिक्स। इसको या तो नल मैट्रिक्स कहेंगे या फिर इसको जीरो मैट्रिक्स भी हम कह सकेंगे। आर नल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2/2, 1/2, 2/1, इसमें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो उसमें उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो कॉलम भी हो सकता है, वो रो भी हो सकता है। अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो जस्ट वो वाला मैट्रिक्स कहलाएगा नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ये सारी की सारी नीचे उन्होंने इसका ऑर्डर बताया। फिर कहता है नोट दैट, ये वाली बात नोट करने वाली है। क्या नोट करना है बेटा हमने यहाँ पे, ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे देखें थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहा हूँ अलहदा से।
नोट दैट द नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। जो नल मैट्रिक्स है बेटा, जब भी आप नल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे या कहीं लिखा देखेंगे तो उसको आइडेंटिफाई किया होगा, उसको रिप्रेजेंट किया होगा ओ से। ठीक हो गया, यानी जैसे ए बी सी से किसी भी मैट्रिक्स को शो कर देते हैं, इसलिए इसी तरह नल और जीरो मैट्रिक्स को स्पेसिफिकली ओ से शो करते हैं। ठीक हो गया बेटा जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी बहुत इजी एक डेफिनेशन है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स रो और कॉलम्स का समझ आ गया तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है ये बात। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग का मतलब होता है बदल देना। एक मैट्रिक्स जो हासिल किया गया हो, जो हासिल होता है कैसे, इंटरचेंजिंग बदलने से। किस चीज को बदलने से? द रोज, रो मतलब कितारों को, इनटू कॉलम्स, कितारों को कॉलमों में। ठीक है, कितारों को कॉलमों में बदलने से। और का मतलब होता है बेटे या, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला वर्ड है। और का मतलब होता है या, दोनों में से एक काम करना है हमने। रोज को कॉलम्स में बदल दें और कॉलम्स इनटू रोज, या कॉलम्स को रोज में बदल दें, यानी कॉलमों को कितारों में या कितारों को कॉलमों में बदल देने से हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, वो दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज होगा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर कोई भी हमें मैट्रिक्स ए दिया गया हो देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए टी, यानी ये जो ए के ऊपर छोटा सा राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर यानी ऊपर दाएं तरफ छोटा सा टी लिखा हो तो ये कहलाएगा ए का ट्रांसपोज। तो हम ए के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उस मैट्रिक्स के ऊपर टॉप राइट साइड पे हमने टी लिख देना छोटा सा। ठीक हो गया, जैसे पावर हम राइट करते थे, जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते थे। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास देखें 1 2 3 2 1 0 -1 4 और -2 दिया हुआ है। ये हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ठीक है, इसकी 3 रोज है हमारे पास। और अगर इसका ट्रांसपोज जब हमने लिया तो ये जो हमारे पास फर्स्ट रो थी R1, ठीक है, इसको किस में चेंज किया? यहाँ पे देखिए कॉलम 1 में, ये कॉलम 1 बन गया। ये जो हमारे पास R2 हमारे पास है ए मैट्रिक्स में, R2 को चेंज करके C2 बना दिया और इसी तरह R3 को चेंज करके C3 बना दिया। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे रोज को कॉलम्स में बदल दिया तो ये क्या बन गया? ट्रांसपोज आ गया ए का। बी एग्जांपल में देखें, ये रो 1 है हमारे पास, इसको किस में चेंज कर दिया? कॉलम 1 में। ये देखें जब हमने इसका ट्रांसपोज लिखा तो हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह जब हमने सेकंड रो की बात की और जब ट्रांसपोज लेने के बाद वो सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। यहाँ पे देखें, यानी रोज को हमने इंटरचेंज किया कॉलम्स में तो हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ गया उस मैट्रिक्स का। इसी तरह ये जो इसकी सी एग्जांपल है, इसमें देखें ये रो 1 है, इसको ट्रांसपोज जब लिया तो रो 1 को कॉलम 1 बना दिया। तो इस तरीके से हमारे पास इनका ट्रांसपोज आ जाता है। कहता है इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 2/3 देन ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज 3/2। ठीक है, अगर 2/3 ऑर्डर था मैट्रिक्स का तो 3/2 ऑर्डर हो जाएगा उसके ट्रांसपोज का। इतनी बात समझ आ गई होगी मेरा बेटा, मुझे उम्मीद है पूरी आपको। अच्छा, नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास एक चीज प्लस है तो उसको माइनस कर दें, माइनस है तो उसको प्लस कर दें, यानी चेंजिंग ऑफ द साइन। यही वाली मेन इसमें बात होगी। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, कोई भी हमारे पास ए मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड। तो नेगेटिव क्या होगा? ए का माइनस ए। जो ए मैट्रिक्स है इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए। इसका मतलब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो भी मैट्रिक्स हमें दिया गया होगा उसके नेम का भी चेंज करना है साइन। जैसे बी होगा तो -b कर देना है, सी होगा तो -c कर देना है, डी होगा तो -d कर देना है। नंबर एक बात। दूसरी बात कहता है इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हमने साथ में ये करना है कि उसकी जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे उस मैट्रिक्स के, उन सबकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हमने, सबके साइन चेंज कर देंगे। जैसे हमें ये एग्जांपल दी है कि हमारे पास a जो है ये इक्वल है 1 -2 3 एंड 4 के, तो हमारे पास -a जो है वो बेटे आ जाएगा -1 2 -3 एंड 4, यानी जो प्लस थे वो माइनस कर दिए, जो माइनस थे वो प्लस किए और प्लस वाले माइनस कर दिए, जस्ट उनके साइन चेंज किए हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है बेटा वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या वर्ड है ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इजी है ये वाला कॉन्सेप्ट भी। कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सबसे पहले कि ये स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मतलब वही बात कि नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, देन दैट मैट्रिक्स विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो, ठीक है। जैसे कहता है मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहां पे अब हमारे पास एग्जांपल दी है कि एक m हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं, इसका ट्रांसपोज लिया तो जो रोज थी उसको कॉलम्स में चेंज कर दिया। कॉलम्स में चेंज करने से देखा कि ये दोबारा m के ही इक्वल है, यानी इसका ट्रांसपोज लेने से भी ये अपने दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि m जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक और एग्जांपल दिया यहाँ पे कि a जो है वो a के एलिमेंट्स ये हैं, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये a के इक्वल नहीं आया, यानी जो a के एलिमेंट्स हैं ये उसकी वही वाली तरतीब या वही वाली जो सीक्वेंस है वो नहीं रहा, उनके साइंस या वो एलिमेंट्स वो वैसे नहीं बने, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू A, सो हम क्या कहेंगे? हेंस A इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटे इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। जो A मैट्रिक्स है वो स्क्यू होगा अगर उसका ट्रांसपोज लेने से वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, यानी वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए। उसका तरीका क्या होगा कि आप उसका जो है वो ट्रांसपोज लें, माइनस को कॉमन लें, माइनस को कॉमन लेने के बाद अगर तो वो वाला मैट्रिक्स A के इक्वल हुआ तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये जो एग्जांपल नंबर A है इसमें देखिए पहले ट्रांसपोज लिया गया, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस को कॉमन ले लिया गया, कॉमन लेने के बाद वो दोबारा A के इक्वल आ गया, इट मींस वो माइनस A के इक्वल हो गया, तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक हो गया बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स बेटे अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली डेफिनेशन है, ये वाली। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल होगा इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज, अगर कोई भी एक एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है कोई भी एक वो नॉन जीरो हो, और एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? जीरो। ये जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें कोई एक भी अगर नॉन जीरो होगी तो वो डायगोनल ही होगा। जैसे किसी भी मैट्रिक्स में ये वाली जो एंट्रीज हैं, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं यहाँ पे, ये डायगोनल कहलाता है। किसी भी मैट्रिक्स का ये डायगोनल कहलाता है, यानी डायगोनल एंट्रीज होंगी ये वाली, ठीक हो गया। ये वाली जो एंट्रीज हैं इनमें एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी जीरो जीरो भी हो सकती हैं। और जो नॉन डायगोनल है यानी इसके ऊपर और नीचे, राइट और लेफ्ट पे जो एंट्रीज हैं उनका जीरो होना जरूरी है। अगर वो जीरो होंगी तभी वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पे कि ये m है, ये n है, ये सारे के सारे डायगोनल मैट्रिसेस हैं ये वाले। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल बेटे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्केलर मैट्रिक्स की। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बहुत इजी। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। द स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल होगा, ठीक है। डायगोनल की बात अगर करें तो इट मींस कि इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी? एटलीस्ट वन एंट्री जो वो नॉन जीरो होगी, ठीक हो गया। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? सेम एंड नॉन जीरो। लेकिन वो जीरो जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीरो जीरो हुई तो सेम तो फिर भी होंगी, और अगर तो जीरो जीरो होगी फिर होगा क्या? ये आप देखें, अगर यहाँ पे ये के लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डायगोनल एंट्रीज को ये देखें यहाँ पे, बाकी सारे जीरो जीरो हैं, और ये वाली देखिए ये 2 2 है, ठीक है। ये सेम होनी चाहिए लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? ना जीरो होनी चाहिए और ना ही 1 होनी चाहिए।
अच्छा, इसकी वजह देखिए दोनों तरह से ही क्लियर हो जाएगा। जीरो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर 0 0 हुई तो वो नल और जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, फिर वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा। और 1 क्यों नहीं होना चाहिए, उसका आंसर जो है वो इससे नेक्स्ट डेफिनेशन में है। देखें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं पहले। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं बेटा, उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 1 के इक्वल। ये देखें, ये डायगोनल एंट्रीज अगर 1 के इक्वल हुई तो वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर 1 और 0 के अलावा कोई भी एंट्रीज होंगी और वो सेम होंगी फिर वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इज अ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी जो है यहाँ पे दिया ये 2x2 स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एंड सी इज इक्वल टू 1 इज अ 1x1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। अ स्केलर, नीचे नोट, ये जो नोट है अब ये पढ़ने लगे हम कि अ स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। जो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं ये डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं। ये अ डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, ठीक हो गया जी, क्योंकि उसके लिए कंडीशंस होती हैं उसको स्केलर होने के लिए। स्केलर तभी होगा जब सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी 0 और 1 के अलावा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होगा जब सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी। एक बात और यहाँ पे जो शायद मैं मिस कर गया हूं इस डेफिनेशन में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इट इज डिनोटेड बाय आई। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा इसको आई से ही डिनोट किया जाता है। ये स्पेसिफिकली इस डेफिनेशन के साथ चीज को याद रखना जरूरी है। जैसे नल और जीरो मैट्रिक्स में हमने देखा था कि ओ से डिनोट करते थे हम उसको, इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा आई से ही शो करते हैं। इसको आप ए बी सी डी से शो नहीं करेंगे। तो अभी आज की जो वीडियो है यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, आज का जो लेक्चर है यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन का ना सिर्फ समझना बल्कि इनको याद करना बड़ा जरूरी है। तो आप जो है वो इन सारे डेफिनेशंस को रिवाइज कीजिएगा, इनको समझिएगा, और अगर कोई डेफिनेशन में किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा आपको वो क्लियर करूं। और जब ये डेफिनेशंस आपको याद हो जाएंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको आज के दिन में ही याद कर लेंगे, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो 1.2 कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड है। अगर आपको ये डेफिनेशंस नहीं आएंगी या याद नहीं होंगी फिर वो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मुश्किल होगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये हमें जो कहा गया है, दिया गया है, इसमें स्टेटमेंट ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी नीचे दिए गए जो मैट्रिसेस हैं, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, यानी हमने यूनिट मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से यूनिट मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स कौन से हैं, और इसके अलावा कॉलम मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, और नल मैट्रिसेस इनमें से कौन कौन से हैं। इसके लिए बेटा सबसे पहली बात जो आपको आनी चाहिए वो ये है कि एक तो डेफिनेशंस जो प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में हमने कवर की थी वो डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनमें फ़र्क क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, और नल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमारे पास जो ए वाला मैट्रिक्स है इसमें देखें सारे की सारी एंट्री 0 हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में सारी एंट्री 0 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, यहां हम राइट कर देते हैं नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यानी ये जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है, अगर हम बी पार्ट की बात करें तो इसमें क्योंकि हमारे पास ये क्या है, R1 यानी रो 1 है, सिर्फ इसमें एक रो है। ठीक हो गया जी। तो एक रो होने की वजह से जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में जस्ट 1 रो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें हम राइट करेंगे यहाँ पे रो मैट्रिक्स। तो ये है हमारे पास बेटा रो मैट्रिक्स। इसी तरह जो हमारे पास सी वाला मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है इसमें। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे अब कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, डी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसकी
ये डायगोनल एंट्रीज 1 है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे हम राइट कर देंगे यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये ई जो है ये 0 है, इसका एक एलिमेंट है और वो 0 है, तो 0 ऐसा एक मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्री 0 हो तो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इसको भी क्या राइट करेंगे अभी, नल मैट्रिक्स। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो चुका है। बल्कि सॉरी, एक और इसका पार्ट रहता है अभी एफ वाला, वहाँ उस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था, इसके लिए सॉरी। एफ पार्ट जो है इसमें देखें हमारे पास कॉलम है एक सिर्फ। ठीक है, तो इसको हम C1 कॉलम राइट करेंगे और ये है भी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला C वाला है वैसे ये F वाला भी है, तो इसको यहाँ पे हम राइट कर देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। इसमें भी हमने ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनको आइडेंटिफाई करना है। जस्ट कौन कौन से मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो 1 वाला जो क्वेश्चन है या 1 वाला पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास R1, ये R2। इसी तरह अगर हम बात करें इनमें कॉलम्स की, तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये इसका कॉलम 3, यानी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की जो तादाद है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इन अ मैट्रिक्स देन वी से दैट मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम यहाँ पे राइट करेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा क्योंकि ये आइडेंटिफाई हो जाएगा खुद ब खुद ही कि ये मैट्रिक्स की ही हम बात कर रहे हैं। जगह थोड़ी होने की वजह से मैं जस्ट ये आइडेंटिफाई करूंगा अभी कि मैट्रिक्स कौन से टाइप का है। यहाँ पे देखें बेटा कि इसमें हमारे पास जस्ट 1 क्या है, कॉलम है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो उसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं उसको। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स है ये। ठीक है, मैं जस्ट कॉलम इसलिए राइट कर रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स है, तो आप मैट्रिक्स में खुद राइट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट थर्ड वाला जो पार्ट है, इसमें 6, -4, 3 एंड -2 है इसके एलिमेंट्स। और ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, बिकॉज इन दिस मैट्रिक्स वी हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, यहाँ मैं जस्ट स्क्वायर राइट कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम 4th वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखें ये डायगोनल एंट्रीज, हमें पता चल रहा है कि ये डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हैं और नॉन डायगोनल 0 हैं। तो ये कौन सा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं राइट करूंगा आइडेंटिटी। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद 5th वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इन अ मैट्रिक्स देन वी से दैट मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे हम इसको राइट करेंगे ये रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। इसके बाद अगर 6th वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 1 रो है, जस्ट 1 रो इन दिस मैट्रिक्स, सो दिस मैट्रिक्स विल बी रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, रो मैट्रिक्स जी। इसके बाद 7th वाला जो हमारे पास पार्ट है इसमें है 1 0 0, जस्ट इसमें 1 क्या है, कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स।
यहां हम राइट करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया री। अच्छा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो 8th वाला पार्ट है, इसमें ये 3 इसमें रोज हैं और 3 ही इसमें क्या है, कॉलम्स हैं। तो इस ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे हम राइट करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहां मैट्रिक्स भी हम राइट कर देते हैं। लास्ट वाला इसका जो पार्ट है उसमें सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो सारे एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में 0 हो तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है, इसलिए हम इसको क्या राइट करेंगे, नल मैट्रिक्स। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें स्टेटमेंट जो दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई अ डायगोनल, ठीक है, स्केलर एंड यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, यूनिट और आइडेंटिटी एक ही मैट्रिक्स को कहते हैं, ये एक ही नेम है। तो हमने अब आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें जो हमारे पास ए पार्ट है, इसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम है, लेकिन ये 1 नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो लेकिन 1 ना हो और ना ही 0 हो, तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था। आप चाहें तो डेफिनेशन दोबारा पहले एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, वो सारी की सारी, फिर ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। फिर स्केलर यहाँ पर राइट करते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर हम बी वाले पार्ट की बात करें, यानी बी वाला जो मैट्रिक्स है इसकी बात करें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो बट नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे सिर्फ। ठीक है, ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे डायगोनल, तो यहाँ पे इसको राइट करेंगे हम डायगोनल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो सी पार्ट है इसका, यानी सी मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एंट्रीज को देखें अगर हम, तो ये 1 के इक्वल है। तो ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल हो तो दैट मैट्रिक्स विल बी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम राइट करेंगे अभी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी राइट कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला नेम भी यूज करें ताकि दोनों नेम्स जो हैं वो रिवाइज हो जाए हमारे। इसके बाद नेक्स्ट डी वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखें डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, सो दिस मैट्रिक्स विल बी डायगोनल। ठीक है, इसके ये जो डी वाला है इसको मैं नीचे राइट कर देता हूं कि ये है डायगोनल, ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। यहां मैट्रिक्स भी राइट कर देते हैं। अच्छा, अगर हम ई वाले मैट्रिक्स की बात करें तो ये मैट्रिक्स है क्या, सबसे पहले तो अगर कोई इस तरह से मैट्रिक्स राइट किया गया होगा कि जिसको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत होगी, तो मेरा बेटा सॉल्व करने से पहले या आंसर देने से पहले आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि गलती ना हो फिर आपसे। 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आ जाता है। ये 0 एज इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हम इसको राइट कर देंगे यहाँ पे 0, और ये वाला 0 भी ऐसे ही राइट हो जाएगा, और 1 + 1 क्या होगा 2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स में एंट्रीज थी। अब इसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान है कि देखें हमारे पास जो अगर डायगोनल एंट्रीज 1 के अलावा और 0 के अलावा कोई और हो यानी सेम हो तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इसलिए यहां पे क्या राइट करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स A B C D एंड E व्हेन ऑल मैट्रिसेस आर गिवन बिलो, वी हैव टू फाइंड द नेगेटिव ऑफ दीज मैट्रिसेस। ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वी हैव टू चेंज ऑल द साइंस ऑफ द एंट्रीज, यानी हमें सारी की सारी एंट्रीज का सारे के सारे नंबर्स जो दिए गए होंगे मैट्रिक्स के अंदर उनके साइन चेंज कर देने हैं। देन वी विल गेट द नेगेटिव ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। अगर हमारे पास A है तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -A। तो यहाँ पे मैं नीचे जस्ट इनके आंसर्स राइट करूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ऊपर राइट किए हुए हैं। तो इसका जो A का नेगेटिव मैट्रिक्स आएगा बेटा वो होगा -1 0 एंड +1। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये जो इसका A मैट्रिक्स है इसका आंसर आ जाएगा।
अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो बी का नेगेटिव क्या आएगा, माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे बी के साथ माइनस बी राइट करना है, बी के साथ माइनस बी राइट किया, इट मीन्स हम बी का नेगेटिव मैट्रिक्स शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 1 -2 एंड -1। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अगर हम सी वाले पार्ट की बात करें तो सी वाले में यहाँ पे -c राइट करेंगे जो कि नेगेटिव को शो करेगा, और इसी तरह फिर सारी एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे हम। जैसे ये -2 आ जाएगा, ये वाला -6 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगी एंट्री, और ये वाली एंट्री जो है ये -2 आ जाएगी। हमने सिर्फ सिंपली ये किया कि सारी की सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। एंट्रीज के साइन चेंज करने से हमारे पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स डी है, अगर हम डी मैट्रिक्स की बात करें बेटा तो इसमें -d राइट करेंगे इसका नेगेटिव मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए, और इसमें भी देखें ये -3 है तो इसको हम +3 राइट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री इसकी 2 है तो उसको -2 राइट कर देंगे, -4 को हम +4 शो करेंगे या राइट करेंगे, +5 को -5 राइट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। लास्ट वाला इसका जो पार्ट है ई वाला बेटा, इसको जब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स राइट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस सारे के सारे मैट्रिसेस का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया। यानी हमने जस्ट इसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं, और साथ में जो मैट्रिक्स का नेम होगा जैसे ई या अल्फाबेट जो भी जिससे उसका नेम लिखा होगा, रिप्रेजेंट किया गया होगा, या मैट्रिक्स को जैसे रिप्रेजेंट किया गया होगा उसका भी हमने साइन चेंज कर देना है। तो ये मैंने -e राइट किया, इसके साथ हम राइट करेंगे -1, और यह आ जाएगा +5, ये आ जाएगा बेटा -2, और ये आ जाएगा -3। ठीक है, और इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे जो गिवन मैट्रिसेस थे इनका जो है नेगेटिव मैट्रिक्स हमने नीचे फाइंड कर लिया और राइट भी कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं हमें स्टेटमेंट में, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं दोबारा मेरा बेटा आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उससे रिलेटेड डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज कर लेना है। ट्रांसपोज किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन में एक दफा आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए दोबारा, कि इफ वी चेंज कॉलम्स इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है, देन वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो क्या होगा, हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे अभी हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज राइट करेंगे तो इसको राइट करने का तरीका ये होता है कि उस मैट्रिक्स के नेम के ऊपर टॉप राइट साइड पे यानी दाएं तरफ ऊपर, ठीक है, जैसे हम एक्सपोनेंट राइट करते थे, पावर राइट करते थे, जैसे यहाँ पे देखिए 2^2 इस तरह, ठीक है ना, एक्सपोनेंट राइट करते होते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यानी वो मैट्रिक्स का नेम और उसकी टॉप राइट साइड पे हमने छोटा सा टी राइट कर देना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि हम ए का ट्रांसपोज राइट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ए का ट्रांसपोज क्या रहेगा, अब देखें ये कॉलम में राइट किया हुआ है, हम क्या करेंगे इसको रो में चेंज कर देंगे। तो जब हम इसको रो में चेंज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0 1 एंड -2। और इंट्रीज को राइट करते हुए थोड़ा सा दरमियान में फासला जरूर मेरा बेटा छोड़ना है, आप लोगों ने बिल्कुल करीब करीब नहीं लिखना कि जिससे जो एंट्रीज हैं वो मिक्सअप हो जाए या अलग अलग नजर ना आए। तो ये ए वाले पार्ट का आंसर हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब अगर हम बी वाले पार्ट की बात करें तो हमारे पास बी का जो ट्रांसपोज होगा, जैसे देखें हमारे पास बी में सिर्फ क्या है, रो 1 है, 1 रो है, ठीक है, या कॉलम्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो हम या तो रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो एक ही बात होगी। तो ये रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम में चेंज करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 1 एंड -6। सिर्फ उनकी हमने जगह चेंज कर देनी है, यानी कॉलम्स को रोज में या रोज को कॉलम्स में, इसके अलावा कोई साइन चेंज नहीं करना और कुछ नहीं करना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे अभी ये बी का ट्रांसपोज आ चुका है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम सी वाले पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ऐसे सी का ट्रांसपोज राइट करेंगे और वो आएगा हमारे पास, देखें जो फर्स्ट रो है मैं उसको फर्स्ट कॉलम राइट करूंगा, अभी ये आ जाएगा 1 और 2। देखें ये फर्स्ट रो थी यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम बना दिया।
सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं अभी हम। यह रहेगा 2, इसके नीचे आ रहेगा -1, इसी तरह यह रहेगा हमारे पास 3 और यह आ गया 0। इस तरीके से ये हमारे पास C का ट्रांसपोज आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें D की, तो D का ट्रांसपोज हमने राइट करना है यहाँ पे G। तो D का ट्रांसपोज जब हम राइट करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी यह रहेगा 2 एंड 3, यानी फर्स्ट रो थी मैंने इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, यह रहेगा 0 एंड 5। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा जी D का जो ट्रांसपोज है वो। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास E वाला पार्ट है इसका अब हम ट्रांसपोज राइट करेंगे। इसी तरह E की पावर यानी E का ट्रांसपोज शो करेंगे। E की जो टॉप राइट साइड पे T राइट करेंगे तो ट्रांसपोज को शो कर रहा है, तो हम यहां पे राइट करेंगे 2 एंड 3 -4 एंड 5। जी, ये हमने E का भी ट्रांसपोज राइट कर दिया यहाँ पे। अब एक लास्ट हमारे पास पार्ट रहता है अभी F, यहाँ पे F का भी ट्रांसपोज राइट कर देते हैं। F ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 2 और इसी तरह 3 एंड 4। मैंने जस्ट ये किया है, रोज को कॉलम्स में चेंज किया है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें करना क्या है, कहते हैं कि वेरीफाई इफ। जब भी वेरीफाई की बात आती है तो फिर हमें क्या करना होता है कि इक्वल की लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल या राइट को लेफ्ट के इक्वल प्रूव करना होता है, यानी दोनों में से कोई एक साइड को हमने दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देना होता है। कहता है वेरीफाई इफ ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है और बी मैट्रिक्स इसके इक्वल है। देन ये 2 पार्ट्स दिए गए, हम दोनों के दोनों ही सॉल्व करेंगे। तो पहले अगर हम ए पार्ट की बात करें तो मैं यहां पे दोबारा क्वेश्चन को राइट करूंगा एक दफा। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 यानी 6 का फर्स्ट वाला पार्ट ये होगा ए ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है जी, ये प्रूव करना है हमने। ऑब्जेक्टिवली भी मेरा बेटा आपने ये याद रखना है कि अगर ए का ट्रांसपोज हो और उसका दोबारा से ट्रांसपोज हो तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, यानी वो ए के इक्वल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिवली ये एक इंपॉर्टेंट ये वाली बात है। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसमें से क्या कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमने ए का ट्रांसपोज उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास 1 2 0 एंड 1। ठीक है जी, ये हमारे पास ए है। इसका अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, यहां पे लिखते हैं जी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब कि इसकी जो रोज है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं हम। ये 1 और यह रहेगा 2, यह रहेगा 0 और यह रहेगा 1 के इक्वल। ठीक है जी, ए का ट्रांसपोज लिया तो ये आया हमारे पास। इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हैं अब हम। यहां पे हम राइट करेंगे ए ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज, यानी डबल ट्रांसपोज कह लेंगे इसको। तो जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी यह रहेगा 1 0 और जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंड 1 इस तरीके से। और अगर हम यहाँ पे देखें मेरा बेटा तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, और अगर ये राइट साइड पे देखें तो ये बिल्कुल ए है हमारे पास, जो ए मैट्रिक्स है। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ए ट्रांसपोज यानी ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यही हमने प्रूव करना था, जो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है या प्रूव हो चुका है। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ना लिखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसकी रीजन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लिखते तो हम यहीं से बात शुरू करते, या हम इसका ट्रांसपोज का फिर डबल ट्रांसपोज लिखते, क्योंकि अब हमने ए से बात शुरू की है तो इसलिए आप इसको लिखे बगैर, ठीक है, इसको कुछ भी लिखे बगैर हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, या राइट हैंड साइड लिख लें तब भी वो ठीक होगा। ठीक हो गया, क्योंकि हम राइट हैंड साइड के साथ सलूक कर रहे हैं या राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, और उससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बन रही है। ठीक है, कुछ भी ना लिखें तो वो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जो कि है हमने प्रूव करना बी ट्रांसपोज
और अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सबसे पहले हमने क्या लेना है, यहां से बी मैट्रिक्स ले लेना है। हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स। तो इसका हमने लेना है सबसे पहले ट्रांसपोज, यह रहेगा जी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, 1 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 0। ये एक दफा ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद फिर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो यह रहेगा बी डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। और अगर हम ये वाले स्टेप को गौर से देखें तो ये हमारे पास होगा बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेने से ये इक्वल किसके आ गया, बी मैट्रिक्स के। ठीक हो गया, यही हमने प्रूव करना था और यही हमारे पास गिवन है कि हमने जो है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से वो बी के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिवली भी हम इसको याद रखेंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अगर सी का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो सी के इक्वल, बी का लिया रहा है तो वो बी के इक्वल, ए का ट्रांसपोज लिया रहा है डबल टाइम्स तो वो ए के इक्वल आ जाता है। इसके साथ ही हमारी आज की जो वीडियो है यानी आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।